गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपको जो आपकी बुक है हिंदी करवा रही हूँ, शिक्षण विधियाँ, जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है हिंदी, तो उसमें मैं आज आपको नया टॉपिक शुरू करवा रही हूँ। टॉपिक का नाम है आपका मातृभाषा के अन्य विषयों के साथ संबंध की। जो हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा जैसे कि हमारी हिंदी, तो इसका क्या है, अन्य विषयों के साथ सह संबंध। तो इसमें जो सह संबंध करवाया था वो उन्होंने किसने करवाया था, तो इसमें जो हमारा अन्य विषयों के साथ जो हमारा सह संबंध है, इसमें जो हमारा शिक्षा जगत है, शिक्षा जगत में सह संबंध की नींव डालने का श्रेय, यानी कि जो हमारे अन्य विषयों के साथ जो उन्होंने सह संबंध स्थापित किया था उसकी नींव किसने डाली थी, उन राइटर का नाम है जो हमारे श्रेय प्रसिद्ध जर्मन शिक्षा शास्त्री जो हमारे थे, वैज्ञानिक थे या शिक्षक जो भी हमारे थे, उनका मानना था, प्रसिद्ध श्रेय जाता है जर्मन शिक्षा शास्त्री, उनका नाम क्या था, J.F. हर्बर्ट। क्या नाम था उनका, उनका नाम था J.F. हर्बर्ट। क्या नाम था उनका, J.F. हर्बर्ट। इन्होंने जो हमारी मातृभाषा है उनका अन्य विषयों के साथ सह संबंध स्थापित किया था J.F. हर्बर्ट ने। किस सन में किया था, 1776 से 1841। कितना, 1776 से 1841 तक इन्होंने सह संबंध स्थापित करवाया था को, जिसने आत्मबोध के सिद्धांत, किसके, आत्मबोध के सिद्धांत का प्रतिपादन कर स्पष्ट किया कि समस्त ज्ञान, जो हमारा समस्त ज्ञान का विकास तभी संभव हो सकता है। जो हमारे मशहूर शिक्षा शास्त्री हैं, कौन से हैं, J.F. हर्बर्ट। उन्होंने 1776 से 1841 तक जो हमारा उनका विषय से संबंधित आत्मबोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। या समस्त ज्ञान विकास तब ही संभव हो सकता है जबकि विषयों को संबंधित करके पढ़ाया जा सके, कि इनका संबंध एक दूसरे के साथ स्थापित करके इसको पढ़ाया जा सके। हर्बर्ट के शिष्य जो जिलर ने हर्बर्ट के सिद्धांत को संशोधित करते हुए केंद्रीयकरण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। इस सिद्धांत के अनुसार एक विषय को शिक्षण का केंद्र बिंदु न मानकर कि केवल एक जो विषय है उसके माध्यम से ही न बच्चों को शिक्षा देके उनको ही एक केंद्र बिंदु न मानकर अन्य विषयों का शिक्षण विषय के आधार पर किया जा सकता है। अतः मातृभाषा के शिक्षण का केंद्र बिंदु मानकर अन्य जो हमारे स्कूलों के विषयों का शिक्षण किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपका आएगा सह संबंध का अर्थ। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या आता है, सह संबंध का अर्थ, कि जो हमारा अन्य विषयों के साथ सह संबंध है उसका अर्थ, कि पारस्परिक संबंध या समन्वय या शैक्षिक दृष्टि से, पारस्परिक सह संबंध या शैक्षिक दृष्टि से संबंध का शाब्दिक अर्थ है कि विभिन्न विषयों में पारस्परिक संबंध स्थापित करके पढ़ाना। विभिन्न विषयों को इस पारस्परिक संबंध को शिक्षा में समन्वय या सह संबंध कहा जा सकता है, कि एक दूसरे जो हमारे अन्य सब्जेक्ट हैं, जैसे कौन सा हो गया, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, सामाजिक हो गया, तो इन सब का क्या है, एक दूसरे के साथ सह संबंध करके इनको दोनों को मिला के पढ़ाना क्या हो जाएगा, समन्वय या सह संबंध कहा जाएगा। तो इसमें आपकी अब परिभाषाएं क्या आती हैं, आगे परिभाषाएं कौन कौन सी, अब इसमें परिभाषाओं में जो आप परिभाषाएं, तो नंबर 1 आपकी परिभाषा है, राइटर का नाम है बर्नार्ड। क्या नाम है, बर्नार्ड।
बर्नार्ड के अनुसार उनका मानना है कि जो हमारा सहसंबंध है इसमें बर्नार्ड के अनुसार समन्वय विद्यालय विषयों, समन्वय होता है एक दूसरे के साथ मिलाकर, समन्वय विद्यालय विषयों, समन्वय जो विद्यालय के विषयों को यथासंभव, विद्यालय के विषयों को यथासंभव एक दूसरे यथासंभव जो हमारे विद्यालय के विषय हैं, जैसे आपका साइंस, अब आपकी मैथ होगी, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं एक दूसरे से संबंधित करने की कोशिश करता है, एक दूसरे से संबंधित करने की कोशिश करता है। तो ये आपकी होगी परिभाषा कि जो हमारा बर्नार्ड है उनके अनुसार की समन्वय जो आपके विद्यालय है, समन्वय विद्यालय के विषयों को यथासंभव एक दूसरे से संबंधित करने की कोशिश करता है। तो ये किसकी परिभाषा होगी? बर्नार्ड की होगी। अब दूसरी परिभाषा है, जो दूसरे राइटर हैं कौन से हैं? डमविल के अनुसार। कौन से हैं? डमविल के अनुसार उनका क्या मानना है? वो मानते हैं कि जो हमारा एक विषय को दूसरे विषय के अधीन करने के सिद्धांत, एक विषय को दूसरे विषय के अधीन करने के सिद्धांत एक विषय को दूसरे विषय के सिद्धांत को सामान्यतः समन्वय के नाम से उल्लेख किया जाता है। के नाम से उल्लेख किया जाता है। वो क्या हो जाता है? सहसंबंध। मैंने आपको इसमें दो राइटर बताए हैं। बर्नार्ड के अनुसार समन्वय विद्यालय विषयों को यथासंभव एक दूसरे से संबंधित करने की कोशिश करता है, सहसंबंध है। उसके बाद दूसरा मैंने आपको राइटर बताया है, कौन सा है? डमविल के अनुसार एक विषय को दूसरे विषय के अधीन करने के सिद्धांत को सामान्यतः समन्वय के नाम से क्या करता है? के नाम से उल्लेख किया जाता है, यानी कि एक दूसरे सब्जेक्ट से उसको क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो ये मैंने आपको इसमें दोनों का क्या बताया था? पहले सहसंबंध की स्थापित किसने किया था? कौन से राइटर थे? हमारे जो जर्मन के शिक्षा शास्त्री थे J.F. हर्बर्ट। उन्होंने 1976 से 1841 में आत्मबोध के सिद्धांत को अपनाया। इन्होंने एक दूसरे से जिनके सब्जेक्ट हैं, विद्यालय में जो सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, उनका एक दूसरे से सहसंबंध स्थापित किया। उसके बाद मैंने इसका अर्थ बताया था। अर्थ में बताया था कि आपको पारस्परिक संबंध हो गए, समन्वय हो गया। शैक्षिक दृष्टि से सहसंबंध का शाब्दिक अर्थ है कि विभिन्न विषय जो हमारे हैं, विभिन्न विषयों में पारस्परिक संबंध स्थापित करके पढ़ाए, कि एक दूसरे से जोड़कर, एक दूसरे के साथ जोड़कर उनको क्या किया जाए? पढ़ाया जाए। और विभिन्न विषयों के इस पारस्परिक संबंध को शिक्षा समन्वय या सहसंबंध कहा जाता है।
ये तो आपका हो गया अर्थ। उसके बाद मैंने आपको दो परिभाषाएं बताई हैं। परिभाषाओं में आपके मैंने बर्नार्ड की और डमविल के अनुसार। आगे मैं आपको बताती हूँ इसमें। अब मैं आपको इसमें सह संबंध के प्रकार बता रही हूँ। पहले मैंने इसका आपके जो था मातृभाषा के अन्य विषयों के साथ सह संबंध, उसमें मैंने पहले आपको अर्थ बताया था। अर्थ के बाद मैंने आपको परिभाषा बताई थी। अब मैं बता रही हूँ कि सह संबंध के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के हैं। इसमें पहले है ऊर्ध्वाकार संबंध। ऊर्ध्वाकार संबंध दूसरा होगा क्षैतिज संबंध। तो ऊर्ध्वाकार संबंध में क्या होता है? ऊर्ध्वाकार संबंध में क्या होता है कि जैसे हिंदी के गद्य पाठ में आप क्या करते हो, जो हमारा शिक्षक है वो क्या करता है, बच्चों को गद्य करवाते समय, जो आपका गद्य का पाठ करवाते समय साथ साथ में क्या करता है, व्याकरण का ज्ञान कराना, कि गद्य पाठ के साथ साथ आपको व्याकरण का भी ज्ञान कराया जाता है। इसमें एक विषय को क्या होता है, विभिन्न भागों में तथा तथ्यों से सह संबंध स्थापित करके इसमें क्या जो हमारा गद्य है, गद्य के साथ साथ व्याकरण को भी जोड़ा जाता है। व्याकरण का ज्ञान देने के साथ साथ इसमें विभिन्न भागों, जो हमारे विषयों के विभिन्न भागों तथा तथ्यों से संबंध स्थापित करके उसको क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो ये क्या हो गया आपका ऊर्ध्वाकार, यानी कि हमारा गद्य पाठ में जब व्याकरण पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपका आ गया क्षैतिज संबंध। क्षैतिज संबंध में देखो, जैसे कि आपको हिंदी पढ़ाते समय जो आपका शिक्षक है, हिंदी पढ़ाते समय शिक्षक है, विषय शिक्षक जो हिंदी विषय का शिक्षक है, हिंदी पढ़ाते समय शिक्षक विषय से संबंधित संस्कृत विषय से संबंधित, जैसे संस्कृत हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, कला, हस्तकला आदि का ज्ञान भी प्रदान करता है। यानी कि जो हमारा हिंदी पढ़ाते समय शिक्षक विषय, जो हिंदी का शिक्षक है वो क्या करता है कि अन्य विषय भी, जैसे आपके संस्कृत, भूगोल, कला, इतिहास आदि को का भी ज्ञान प्रदान करता है। इस प्रकार से इस प्रकार का जो आपका सह संबंध है, सह संबंध में हिंदी को का अन्य विषयों से भी संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाता है। तो ये आपके दो प्रकार हो गए। दो प्रकार कौन सा? ऊर्ध्वाकार संबंध हो गया, दूसरा क्षैतिज संबंध हो गया। अब जो आपका क्षैतिज संबंध है उसमें भी आगे दो प्रकार का सह संबंध है। वो कौन सा है? पहला है आकस्मिक और दूसरा है नियोजित। आकस्मिक में क्या होता है, अचानक, कि जब वो आपका हमें शिक्षक सह संबंध में क्या होता है, इसकी कोई पूर्व योजना नहीं बनाई होती। जो हमारा शिक्षक है उसकी पूर्व योजना नहीं बनाई होती। वो क्या करता है, वर्ण मातृभाषा जो हमारी है, मातृभाषा शिक्षण के अवसर पर वो क्या करता है, आवश्यकता अनुसार अगर उसको महसूस होता है कि वो अन्य विषयों के साथ, अन्य विषय के तथ्यों का भी साथ में क्या करता है, उल्लेख कर देता है। यानी कि पढ़ाते समय टीचर क्या करता है, अचानक जो आपके विषय हैं, अन्य विषय हैं, उनको भी साथ में संबंध स्थापित करके हिंदी विषय को पढ़ाता है। तो ये क्या हो जाता है, आकस्मिक सह संबंध हो गया। दूसरा हो गया नियोजित। नियोजित होता है पूर्व योजना, यानी कि जो आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या होता है, शिक्षक मातृभाषा का अन्य विषयों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए पहले से ही क्या करता है, योजना बनाता है। और वर्तमान समय में नियोजित सह संबंध का ही अधिक प्रचलन है। यानी कि जो हमारा वर्तमान समय है उसमें क्या है, जो हमारा नियोजित, वर्तमान समय में नियोजित सबसे पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है अन्य विषयों के साथ उनका अधिक सह संबंध पहले से ही इसमें क्या कर दिया जाता है, निर्धारित किया जाता है अन्य विषयों के साथ। अब प्रकार के बाद आपके सह संबंध, जो अन्य विषयों के साथ सह संबंध है उसके मैंने प्रकार बताए हैं। प्रकार के बाद आपका क्या आ गया, उद्देश्य, कि इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। उद्देश्य, इसके क्या आ गया अब उद्देश्य, सह संबंध के उद्देश्य, जो हमारे सह संबंध के उद्देश्य अन्य सब्जेक्ट के साथ। पहला उद्देश्य ये आ जाता है इसमें, पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना। पहला उद्देश्य इसमें ये आ जाता है, पाठ्यक्रम के बोझ, पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना। जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके बोझ को क्या करना है, कम करना है। पहला उद्देश्य ये आ जाता है। उसके बाद आपका दूसरा उद्देश्य रहता है कि संकीर्ण, दूसरा उद्देश्य है संकीर्ण विशिष्टीकरण के दोषों को
के दोषों को दूर करना, ये इसका दूसरा उद्देश्य आ गया कि जो हमारे संकीर्ण दोष है विशिष्टीकरण के दोषों को दूर करना। उसके बाद आपका है ज्ञान के, तीसरा आपका इसमें आ जाता है ज्ञान के समय रूप से परिचित कराना। ज्ञान के समय रूप से क्या करना है? परिचित ज्ञान के समय रूप से परिचित कराना, ये इसका तीसरा उद्देश्य आ गया। अब इसका चौथा उद्देश्य ये आ जाता है श्रम शक्ति। चौथा उद्देश्य आ जाता है इसका श्रम शक्ति समय की बचत करना। श्रम शक्ति समय की बचत करना। श्रम शक्ति समय की क्या करनी है? बचत करना, ये इसका चौथा उद्देश्य आ गया। पांचवा उद्देश्य है पाठ को रोचक, आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण बनाना, कि जो हम लेसन पढ़ा रहे हैं उसको रोचक, आकर्षक और प्रभावपूर्ण बनाना। उसके बाद आपका आ जाता है इसमें विभिन्न विषयों का, छठा इसमें है विभिन्न विषयों का व्यवहारिक ज्ञान देना। विभिन्न विषयों का व्यवहारिक ज्ञान देना। विभिन्न विषयों का व्यवहारिक ज्ञान देना, ये इसका छठा उद्देश्य आ गया। सातवां उद्देश्य है कि मानसिक विकास, सातवां उद्देश्य इसका आ जाता है मानसिक विकास। आठवां आ जाता है मातृभाषा के साथ, अन्य विषयों का भी ज्ञान देना। तो ये इसके क्या हो गए? उद्देश्य है। कितने उद्देश्य हैं? टोटल 8 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य क्या है? पाठ्यक्रम के बोझ को क्या करना है? कम करना है। जो हमारे सिलेबस का बोझ है उसको क्या करना है? कम करना है। अगर हम जो हमारे सब्जेक्ट हैं अगर उनको एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करके उसको पढ़ाते हैं। उसके बाद है संकीर्ण विशिष्टीकरण के दोषों को दूर करना। तीसरा जाता है ज्ञान के समय रूप से परिचित, जो हमारे ज्ञान के समय रूप से परिचित कराना। उसके बाद आ जाता है चौथा इसमें श्रम शक्ति समय की बचत करना। पाठ को रोचक, आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण बनाना। छठा आ जाता है विभिन्न विषयों का व्यवहारिक ज्ञान देना। मानसिक विकास, उसके बाद सातवां है इसका मानसिक विकास। आठवां है मातृभाषा के साथ अन्य विषयों का भी क्या हो जाता है? ज्ञान दिया जाता है। इसमें आगे क्या आ जाता है? अन्य विषयों का भी इसमें क्या करना है? ज्ञान देना है। तो ये इसके क्या हो गए? उद्देश्य, इसके सह संबंध के उद्देश्य। तो मैंने आज आपको इसमें क्या करवाए थे? इसके उद्देश्य हो गए। तो आज मैंने जो आपको करवाया है, जो हमारी मातृभाषा है उसका अन्य विषयों के साथ क्या करवाया था? सह संबंध करवाया था। तो उसमें जो हमारे शिक्षा जगत
में सह संबंध की जो नींव डाली थी वो जर्मन के जो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, उनका नाम था J.F. हर्बर्ट। उन्होंने 1776 से 1841 को है, जिसने कि आत्मबोध के सिद्धांत को क्या किया था, प्रतिपादन, उनके आत्मबोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उनका मानना है कि हमारे समस्त ज्ञान, जो हमारी समस्त नॉलेज है, उसका विकास तभी ही संभव हो सकता है जबकि हम सभी विषयों का एक दूसरे के साथ सह संबंध स्थापित करके बच्चे को पढ़ाएं। तो इसमें जो इसका बाद में मैंने आपको अर्थ बताया था कि सह संबंध का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ है कि पार्श्विक संबंध हो गया, पार्श्विक संबंध या समन्वय या शैक्षिक दृष्टि से सह संबंध का शाब्दिक अर्थ है कि विभिन्न विषय, जो हमारे अलग अलग विषयों में पार्श्विक संबंध करके पढ़ाना। विभिन्न विषयों को इस प्रकार पार्श्विक संबंध को शिक्षा के समन्वय या सह संबंध से स्थापित करना। जैसे कि हमारे अलग अलग विषय हो गए, कौन कौन से हो गए, जैसे कि आपका हो गया हिंदी हो गया, गणित हो गया, सामाजिक हो गया, अंग्रेजी हो गया, कला होगी, हस्तकला होगी। तो ये सारों का क्या है, एक दूसरे के साथ अगर सह संबंध स्थापित करके पढ़ाई तो ये क्या हो जाता है, इंटरेस्टिंग और रोचक बन जाता है। उसके बाद मैंने आपको दो परिभाषा बताई थी। परिभाषा पहली थी बर्नार्ड के अनुसार उनका मानना है कि समन्वय विद्यालय के विषयों को यथा क्या करता है, संभव एक दूसरे के साथ संबंध करने की कोशिश करता है, एक दूसरे से संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। ये पहली परिभाषा, तो जो हमारा सह संबंध है। दूसरा इसमें हो गया कि डम्बिल के अनुसार एक विषय को दूसरे विषय के अधीन करने के सिद्धांत को सामान्यतः समन्वय के नाम से क्या किया जाता है, उल्लेख किया जाता है। तो ये इसकी होगी परिभाषाएं। उसके बाद मैंने इसके सह संबंध के प्रकार बताए थे। सह संबंध कितने प्रकार का होता है, सह संबंध दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, ऊर्ध्वाकार सह संबंध और दूसरा था क्षैतिज सह संबंध। ऊर्ध्वाकार सह संबंध में क्या होता है कि जो हमारा हिंदी में गद्य पाठ होता है, गद्य पाठ में हम जो बच्चे को गद्य पाठ के साथ साथ हम बच्चे को क्या करते हैं, व्याकरण का ज्ञान कराते हैं। इनमें एक विषय को विभिन्न भागों तथा तथ्यों में सह संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाता है। तो ये किसका हो गया, ऊर्ध्वाकार हो गया। क्षैतिज में क्या होता है कि जैसे हम हिंदी पढ़ाते समय हम क्या करते हैं, शिक्षक विषय से संबंधित अन्य विषय हो गए, जैसे आपका संस्कृत हो गया, भूगोल हो गया, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, कला, हस्तकला आदि विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता है हिंदी पढ़ाने के साथ साथ। तो ये इसके दो हो गए प्रकार। उसके बाद जो आपका है क्षैतिज में भी आगे दो प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन सा, आकस्मिक प्रकार और नियोजित प्रकार। आकस्मिक में होता है कि अचानक ही वो शिक्षक क्या करता है, उसकी पहले से योजना नहीं होती, बल्कि वो अचानक ही अन्य विषयों के साथ सह संबंध स्थापित करके पढ़ाता है। और दूसरा इसमें नियोजित में होता है कि हमें पूर्व में ही क्या करते हैं, उसकी योजना बना लेते हैं। तो ये इसके आगे दो प्रकार हो गए। उसके बाद मैंने आपको उद्देश्य करवाए हैं सह संबंध के क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य इसका हो गया पाठ्यक्रम का जो बोझ कम हो जाता है। दूसरा संकीर्ण विशिष्टीकरण के दोषों को दूर किया जा सकता है। तीसरा इसमें आ जाता है ज्ञान और समय श्रम आदि की क्या होती है, बचत होती है। उसके बाद पाठ को जो हमारी पाठ योजना है, पाठ को रोचक, आकर्षक और प्रभावपूर्ण बनाना। उसके बाद आता है विभिन्न विषयों का व्यवहारिक ज्ञान देना और मानसिक विकास करना, और मातृभाषा के साथ अन्य विषयों का ज्ञान भी दिया जाता है। तो आज मैंने आपको जो टॉपिक करवाया है वो है मातृभाषा का अन्य विषयों के सह संबंध। इसमें मैंने आपको आज बताया है, इसका अर्थ बताया है, परिभाषा बताई और प्रकार बताए हैं, साथ ही उद्देश्य बताए हैं। आगे जो इसमें जो टॉपिक रह गया वो मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगी। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।